नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो जो कि बाजार बंद होने के बाद हम लेकर आते हैं कल की तैयारी। इस शो में हम आज के बाजार की बातचीत करेंगे और कल आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, नजर क्या होनी चाहिए, इंडेक्स में मौके कहां पर बनेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सभी आंकड़ों को, सभी इंडेक्स को, सभी संकेतों को हम बारीकी से टटोलेंगे और आपके लिए बेहतरीन रणनीति लेकर आते हैं। लेकिन आज लगातार 5 सत्र की गिरावट, गनीमत बस ये रही कि 19,000 का स्तर बच गया। अभी बहुत दिन नहीं हुए जब 19,500 के बेस की, 19,500 के सपोर्ट की बातचीत कर रहे थे, लेकिन एक एक करके सारे के सारे किले ध्वस्त होते गए हैं और अब हम खड़े हैं 19,100 के आसपास। संकेत अच्छे थे, थोड़ी बहुत शुरुआत से लगा कि शॉर्ट कवरिंग अपना रंग दिखाएगी, लेकिन बाजार को जो फ्यूल चाहिए ना, वो फ्यूल मिल नहीं रहा है। रिलायंस नहीं चल रहा है, एचडीएफसी बैंक नहीं चल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक से सपोर्ट नहीं आ रहा है, एलएनटी देखने की रेंज में चला गया है, आईटीसी कमजोर हो रहा है। इन शेयरों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये वेटेज के लिहाज से बहुत अहम होते हैं और अगर आपको इंडेक्स के लेवल पर तेजी देखनी है ना, तो इनका चलना बहुत जरूरी होता है। तो निफ्टी तो आप छोड़ दीजिए, निफ्टी बैंक को भी अगर किनारे कर दें, मिड कैप स्मॉल कैप का भी हाल बहुत खराब है और ऊपरी स्तर से 10-10% टूटकर कारोबार कर रहे हैं। सवाल यह है कि कल के सत्र में क्या होगा। कल का सत्र बहुत क्रूशियल है। कल वायदा बाजार की एक्सपायरी है अक्टूबर के महीने की, तो यह समझना होगा कि आज जब बाजार ये बंद हो गया है, कल के लिए लेसन्स लेके जाना है, कल की तैयारी करके जानी है, तो करना क्या है। अपने 2 एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, बहुत ही खास मेहमान, बहुत दिग्गज है, अपने अपने फील्ड के धुरंधर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि अगर आपको अपना सवाल पूछना है हमारे शो में, तो उसकी तैयारी क्या है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दें। 9136934056 यह हमारा नंबर है, इसको आप नोट भी कर लीजिए। इसके जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछिए और ट्विटर यानी कि एक्स और फेसबुक पर जाकर भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। केकेटी लिखिए, स्पेस दीजिए और अपना सवाल हमें भेज दीजिए और हम कोशिश करते हैं कि आपके सभी सवालों को शो में जरूर शामिल करें। अब अपने मेहमानों को जोड़ लेते हैं और जरा बाजार को समझ लेते हैं कि आज के बाजार से क्या संकेत मिले और कल की तैयारी क्या करनी है। तनिषा एकेडमी के नीतिलेश पावस्कर हमारे साथ हैं और वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतिलेश जी और विवेक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। विवेक, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 19,100 को भी आज बाजार ने तोड़ा और चिंताएं थी कि 19,000 ना टूट जाए, और ये तब हुआ है जब संकेत अच्छे थे। क्या आपको भी विवेक जी डर लगा था कि 19,000 खतरे में नहीं पड़ जाएगा कहीं? और ये बताइए कि आज से लेसन्स क्या हैं, आज की क्लोजिंग को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अभिषेक, हम तो पहले से सावधान थे। जितनी भी अपनी बात हुई है, तब यही कह रहा था कि मिड एंड स्मॉल कैप पे थोड़ा सा फ्रॉथ है और वो एक करेक्शन आना चाहिए। और तो वो करेक्शन हमको देखने को मिला है और करीबन यही 19,100 लेवल्स अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। ये नहीं तोड़ना चाहिए, मतलब बाजार की हेल्थ के लिए और सेंटीमेंट के लिए बहुत बहुत खास हो जाएगा। अगर ये कल टूटता है तो मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा और हो सकता है कि हम लोग 19,000 के नीचे भी एक बार देखने को एक एक चक्कर लगा के तो आए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखिए फाइनली क्या होता है कि बाजार में आप खाली इंडेक्स नहीं लेते हो, आप लेते हो इंडिविजुअल कंपनीज, इंडिविजुअल स्टॉक्स, जो हम लोग इस शो पे भी बात करते हैं। और इसमें क्या होता है कि बाजार आपका इंडेक्स कहीं पे भी जाओ, आज के बाजार में भी आपको दिखेगा कि कई कंपनीज अच्छा परफॉर्म की है, हरे निशानों में बंद हुई है और कई कंपनीज अच्छा खासा लॉसेस के साथ बंद हुई है। तो आपको वो चुनाव करना होगा कि किस सेक्टर में अभी जाए और कौन सा सेक्टर आपको स्ट्रांग दिखता है। तो जहां पे ओवरबॉट सिचुएशन थी, फॉर एग्जांपल रेलवेज, डिफेंस, वहां पे तो अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक स्टैगर्ड मैनर में आपको यहाँ से बाइंग चालू करनी चाहिए। फाइनली देखिए, बोलते हैं ना, डर के आगे ही जीत है और बाजार में ऐसे ही होता है, जब सब लोग डरे हुए रहते हैं तब आपको खरीदना चाहिए। जस्ट 15 दिन पहले जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थे, आज रेडी नहीं है, तो इसका आपको मौका उठाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये सही बात है, मौका उठाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार ये भी समझेंगे कि क्या 19,000 सेफ है, क्या वो सपोर्ट का काम बिल्कुल करेगा। नीतिलेश पे व्यू जरूर जानेंगे, लेकिन इस बीच टेक महिंद्रा के नतीजे आ गए हैं।
दूसरी तिमाही की, उसको जरा एड्रेस कर लेते हैं। मुनाफा जैसे कि हमें आशंका भी थी 2.25% घटकर 12,864 करोड़ का आंकड़ा है तिमाही आधार पर। थोड़े से कमज़ोर नतीजे ज़रूर हम कहेंगे टेक महिंद्रा के। 449 करोड़ का फिगर आया, मुनाफे का अनुमान था 670 करोड़ का, तो अनुमान के मुकाबले बहुत कमज़ोर। और कल शायद ऐसा हम देखेंगे कि शेयर में थोड़ी सी कमज़ोरी बढ़ते हुए दिखाई देगी। लगातार हमने आईटी स्टॉक्स को पिटते हुए देखा है टीसीएस के नतीजे आने के बाद से ही। 12 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का हालांकि ऐलान किया है, लेकिन ये सपोर्ट देगा नहीं। मुनाफे का आंकड़ा आया है 2.25% घटकर 12,864 करोड़ का कंसोलिडेटेड मुनाफा। ये आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर टेक महिंद्रा के। ठीक है, जरा इस पर व्यू लेते हैं। विवेक जी, अगर हम टेक महिंद्रा की बात कर लें या फिर आईटी के बाकी अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, टीसीएस के जब नंबर्स आए ना उसके बाद से ये माहौल थोड़ा सा खराब होना शुरू हो गया। अगर आप इन्फोसिस को देखेंगे तो टीसीएस के नंबर यानी कि 11 अक्टूबर से लेकर अब तक शेयर 9% नीचे है। टीसीएस में भी 6-7% के आसपास गिरावट है। विप्रो का भी वही हाल है। आज हमने इन्फोसिस को सबसे ज़्यादा टूटते हुए देखा है। और अगर हम टेक महिंद्रा की बात कर लें तो 11 अक्टूबर से लेकर अब तक करीब करीब 100 रुपये ये शेयर टूट गया है, यानी कि यहां पर भी रिवर्स गियर लगा हुआ है। क्या सलाह देंगे? कल तो गैप डाउन ओपनिंग होगी, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए अभिषेक, गैप डाउन में तो आप कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि बेचने का मौका आपको मिलने वाला नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये काफी समय से जितने भी एनालिस्ट है आपके चैनल पे मैं भी सुनते आ रहा हूँ और मैंने भी ये कहा है कि लार्ज कैप जो आईटी है वहां पे दिक्कतें ज्यादा है और उस स्पेस को अवॉइड करना चाहिए। और जो ज्यादा इंडिया फोकस्ड आईटी कंपनीज है वहां पे आपका ऐसे इन्वेस्टर ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो देखिए, अब नंबर्स हो सकता है कि एक क्वार्टर अच्छा आए, खराब आए, लेकिन सबसे बड़ी नेगेटिव न्यूज ये मैंने पढ़ी थी कि जितनी भी आईटी कंपनीज है इस साल में हायरिंग ज्यादा नहीं करने वाली है। मतलब जब हायरिंग नहीं करते हैं, सीधा सा ये संकेत होता है कि बिजनेस में कमी है और नया स्टाफ या फिर नया जो मैन पावर होता है उसमें ये लोग स्लो डाउन कर रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव संकेत है फ्यूचर के लिए भी। तो मेरे हिसाब से तो अवॉइड की ही सलाह रहेगी टोटली लार्ज कैप आईटी। और अगर डाउन खुलता है उसके बाद में थोड़ा भी रिकवरी मिले तो एक बार इससे अवॉइड करो और मिड कैप आईटी में आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लार्ज कैप आईटी को अवॉइड करने की सलाह है और फिर से थीम वही है कि मिड कैप वाले जो आईटी स्टॉक्स हैं ना उन पर फोकस कीजिए। मिड कैप यानी कि परसिस्टेंट, साइंट, एल&टी टेक, ये तमाम शेयर मिड कैप कैटेगरी वाले हैं, यहां पर आपको मौके खोजने चाहिए। लेकिन नितिलेश, आगे बढ़ने से पहले जरा व्यू दीजिए। निफ्टी आज 19,100 को ब्रेक किया। तमाम एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं और वो हमें दिख भी रहा है कि शायद थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है। 19,000 क्या लगता है आपको कि सेफ है? और अब यहां से जो कॉन्ट्रा बाइंग का मन बना चुके हैं वो सही सोच रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे 19,000 मेरे हिसाब से एक मेक और ब्रेक लेवल है। इसके अगर नीचे बाजार जाता है तो यहाँ से एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखो, जब मार्केट में 19,100 का लेवल जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ और जैसे ही 15-20 पॉइंट नीचे आ गया, मैंने मेरे क्लाइंट्स को अपनी जितनी भी पोजीशंस थी शॉर्ट्स की उसमें से 70 से 80% पोजीशन शॉर्ट कवर करने को कहा। क्योंकि यहाँ पे देखो, सबको जब मंदा लगता है तो मार्केट नहीं गिरेगा, यहाँ से एक बाउंस बैक आएगा। जितने भी शॉर्ट होंगे थोड़ा सा एक बार उनको पैनिक करवाएगा। और मैं कल का दिन कुछ नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा 27, 28, 29 ये 3 तारीख कैसे ही निकलती है बाजार में उसको वेट करूंगा। और यहाँ से अगर मोमेंटम नीचे की साइड में आता है और 18,800 से लेकर 18,660 ये लेवल के आसपास अगर आता है तो डेफिनेटली वहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्रा प्लान करके 18,470 ये स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग चल सकते हो। 18,600 से लेके आप मोटा मोटी 18,800 ये रेंज आप पकड़ लेना, वहां पे आप थोड़ा सा बाइंग का सोच सकते हो। लेकिन अगर बाजार कंटिन्यूअसली ये लेवल्स को भी ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर थोड़ा सा डरने की बात है। लेकिन अभी के लिए आज 19,100 को मार्केट ने बचा लिया है। कल देखना पड़ेगा कि अगर कल मार्केट गैप ओपन होता है 19,200 के आसपास और वहां से अगर सेलिंग आती है तो जब तक 19,230 ये लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक थोड़ा सा बाइंग का व्यू ना ले। क्योंकि 19,850 से मैं कंटिन्यूअसली ये चीज कहते आ रहा था कि चार्ट्स के ऊपर कुछ चीजें ऐसी रिफ्लेक्ट हो रही है जो मार्केट 19,000 से लेके 19,200 ये लेवल तक लेके चल सकती है। ठीक है, तो निफ्टी का ये हमने चेक ले लिया। फटाफट आपके सवाल लेते हैं जो कि यूट्यूब से आ रहे हैं। अनूप मोहंती का सवाल है,
EIL को लेकर 340 शेयर हैं 155 रुपए के भाव पर और अब शेयर गिर के आ गया 125 रुपए के आसपास। लगातार हम कमजोरी देख रहे हैं। सरकारी जो शेयर है वो तूफानी रफ्तार से चले थे, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार शेयरों में तेजी होती है सीढ़ियों के रास्ते से, गिरावट होती है लिफ्ट से। वो हमें थियरी दिख रही है। EIL के शेयर में भी 124 रुपए के आसपास आ गया है। विवेक जी, EIL हमने इसमें 64 रुपए से लेकर 164 रुपए तक की तेजी देखी है एक साल के अंदर, लेकिन उन्होंने थोड़े से ऊपरी भाव पर खरीदे हैं EIL। आप क्या सलाह देंगे? निवेशित रहें, अभी समय दें, थोड़ा इंतजार करें, इनके भाव क्या आ जाएंगे? देखिए, अभी क्या हो रहा है कि जो ओवरऑल बाजार में दबाव है उसके कारण आपको दिखेगा कि जो फंडामेंटली अच्छे काउंटर्स है वो भी नीचे जाएंगे और जो खराब है वो तो ज्यादा नीचे जाएंगे। तो जब बारिश होती है तो सबको भीगना पड़ता है, वही हालत होके रखा है बाजार में। और EIL एक अच्छी कंपनी है ओवरऑल। तो ये इनका खरीदारी का जो भाव है वापस मेरे हिसाब से तो वापस आ जाएगा। और मुझे लगता है कि एक बार 150 के ऊपर चला जाए तो उधर आपको एक बार निकल जाना चाहिए। देखिए, एक और चीज ये है कि जो भी PSU सेक्टर है वहां पे एक काफी बुलिश माहौल हमको देखने को मिला था और अनवारंटेड फ्रॉथ भी उधर था, तो वो अब एक क्लियर आउट हो रहा है। तो EIL ओवरऑल कंपनी ठीक है, 150 तक आपको दिखेगा। ये वहां पे आपको प्रॉफिट लॉस जो भी आपका हो रहा है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 150 का भाव आ जाए तो आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मोहम्मद माजिद का सवाल लेंगे। इनका शेयर है स्पेंसर रिटेल, 24,000 भारी क्वांटिटी में शेयर लिया इन्होंने 69 रुपये 62 पैसे के भाव पर। भाव फिलहाल है 65 रुपये 25 पैसे, थोड़ा सा इनके भाव से नीचे है 4 साढ़े 4 रुपये। नितलेश, स्पेंसर रिटेल काफ़ी ज़्यादा ये वॉलेटाइल रहा है, थोड़ा सा इन्होंने ऊपर लिया है शेयर को। कैसे लग रहे हैं इसके स्ट्रक्चर और आप सलाह क्या देंगे? देखो, स्ट्रक्चर की बात अगर हम लोग कहेंगे तो यहाँ से एक मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था, तो उसी ट्रेंड लाइन के आसपास अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 65 से लेके 64 इसके लिए मेक और ब्रेक रेंज है। यहाँ से अगर नीचे चलता है तो मैं यहाँ पे एक सजेशन दूंगा, 62 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अगर इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस हल्की करे। जब तक ये काउंटर फिर से 69 70 ये लेवल को रीगेन नहीं करता है तब तक इसमें एक मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। 70 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो स्टॉक में एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है। तो जैसे विवेक सर को मैं सुन रहा था तो सर ने एक अच्छी बात की, जब बरसात होती है तो हर कोई ये भीगता है, वैसे ही मार्केट जब गिरता है तो हर स्टॉक में एक पैनिक मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो वैसे ही स्पेंसर रिटेल में भी वैसे ही मोमेंटम है। तो 62 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक है, बढ़िया है। 62 रुपये का स्टॉप लॉस स्पेंसर रिटेल के लिए। अगले दर्शक का सवाल लेंगे। सुधीर जैन ने अपना सवाल भेजा हमें। उनके पास है पराग मिल्क के 5000 शेयर। आज जो भी दर्शक है ना, मतलब किसी के पास ऐसे 10 20 50 शेयर नहीं है, 5000 20,000 इस तरह के शेयर हैं। 5000 शेयर हैं 208 रुपये के भाव पर और बहुत चला हुआ ये शेयर है, बहुत तेजी से चला था। हालांकि अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाले फेज में चला गया है। 208 पर लिया इन्होंने। 200 रुपये का एग्जैक्ट आज इसकी क्लोजिंग है पराग मिल्क की। विवेक जी, पराग मिल्क क्या सलाह देंगे? शक्ति इसमें दिखेगी या फिर अब थोड़ा सा ये साइडवेज हो जाएगा यहां से? देखिए अभिषेक, मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा। क्यों अवॉइड करना चाहूंगा? एक तो ये जो स्पेस है डेयरी प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स, बहुत ही कंजस्टेड स्पेस जो बोलते हैं ना वैसे है। यहाँ पे आपका कोई टाइप ऑफ मोनोपोली या फिर मोड, ये सब जो टिपिकल MBA में हम लोग पढ़ाते हैं वो बिल्कुल मैं कई MBA स्कूल्स में पढ़ाता हूँ इसके लिए बोल रहा हूँ, जो पढ़ाते हैं ये इसमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। और एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से भी इसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज आप अगर देखो तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, इसका आप अगर देखोगे तो आपको सिंगल डिजिट्स में रहेगा कई सालों से, और कुछ कुछ सालों में तो नेगेटिव रिजल्ट्स भी है, तो नेगेटिव ROCE भी है। तो मतलब ऐसा जो कंपनी फंडामेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है, कंपनी अच्छा होगा लेकिन जो बिजनेस फंडामेंटल्स है वो इतने स्ट्रांग नहीं है। इतनी रनअप के बाद एक करेक्शन और भी देखने को मिलेगा तो मैं कोई सरप्राइज नहीं रहूंगा। ओवरऑल अवॉइड की ही सलाह रहेगी ऐसी कंपनी से। आपको वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे आपको एक विजिबिलिटी मिले। यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है। सर अवॉइड तो चलिए, जो जिसको जो सोच रहा हो करना होगा, लेकिन ये क्या करें जिनके पास है? निकल जाए इससे क्या? बड़ा नुकसान इसके लिए दिख रहा है क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है।
नुकसान तो खाली 8 रुपए का है, हो सकता है ये आपको कल या परसों में मिल जाए, तो आप निकल जाइए उस वक्त। और यहाँ पे भी आप अगर निकलते हो तो आपको हाथ में तो बड़ा अमाउंट आने वाला है, उसको री इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ी देर में हम लोग रिकमेंडेशन भी देंगे, सो उस बेसिस पे आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं नहीं सही बात है। हालांकि क्या है ना कि देखिए, अगर 5,000 शेयर पे जोड़ेंगे, 8,000 इंटू 8 कर लेंगे तो 40,000 रुपये हो जाते हैं। वो लोगों को थोड़ा बड़ा अमाउंट दिखता है, लेकिन हाँ, अगर आपको अपने कैपिटल प्रोटेक्शन करना है ना, तो ये बढ़िया रणनीति है कि भले आपको थोड़ा सा नुकसान आपको दिखेगा, लेकिन आपका जो अमाउंट आएगा उसको सही जगह इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं उसकी आप भरपाई भी करेंगे और ग्रोथ भी आपको मिल जाएगी। एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि आप मुंबई के रियल एस्टेट के रिकॉर्ड ग्रोथ की बात करेंगे। 2023 में मुंबई में रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। डेवलपर्स को भरोसा है कि इस बार फेस्टिव सीजन में पुराने सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ गए हैं। अनुराग, बताइए क्या जानकारी आपके पास है। मुंबई के अंदर 2023 के अंदर जो रियल एस्टेट बिक्री है वो अब तक की सबसे सर्वाधिक रह सकती है, और इसके पीछे वजह ये है कि अभी तक यानी आज दिन तक जो रजिस्ट्रेशंस हैं मुंबई रीजन के अंदर, जो बीएमसी जुडिक्शन है वहाँ पर 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं, और ये पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है, और उम्मीद की जा रही है कि पिछले साल के मुकाबले ये 10% तक ज़्यादा रह सकता है। इसके पीछे कई सारी वजह है कि सबसे बड़ी वजह तो ये है कि रेडी रेकनर रेट्स के अंदर ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट भी है स्टेबल है। इसके अलावा जो बड़े घरों की जो डिमांड है ज़्यादा स्पेस की वो बढ़ी है। अगर ये जो 1 लाख के जो रजिस्ट्रेशन हुए यहाँ, इसका अगर हम आंकड़ा देखें तो करीब 80 से 85% ये रेजिडेंशियल बिक्री हुई है, और बाकी जो 15% है वो कमर्शियल सेल्स है, जिससे सरकार को भी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन से जो कमाई मिलती है उसमें बढ़ोतरी हुई है। 2013 के मुकाबले अगर हम 2023 की बात करें तो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन लगभग 2 गुना हो गए हैं। इसके अलावा एक और जो चीज़ जो है रियल एस्टेट को बूस्ट दे रही है, जिसमें सरकार ने जो भी बात कही है कि आगे चल के प्रीमियम वगैरह में कटौती की जा सकती है, तो इन सब चीज़ों से रियल एस्टेट मार्केट को बूस्ट मिला। और फेस्टिव सीजन में डेवलपर्स के द्वारा ऑफर भी दिए जा रहे हैं, जहां पर जीएसटी की कटौती से लेके स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी, या फिर जो इजी पेमेंट ऑप्शन वगैरह भी डेवलपर्स ने ग्राहकों को आकर्षित करने के दिए हैं। तो रियल एस्टेट जो सेक्टर है मुंबई का वो काफ़ी अच्छा लग रहा है वर्ष 2023 के लिए। ठीक है, शुक्रिया अनुराग। निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर ये, लेकिन आखिर में अब ये जान लेते हैं कि आज हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से क्या है वीआईपी शेयर। विवेक जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए क्या है आपकी लिस्ट में। देखिए अभिषेक, बहुत ही सेफ काउंटर बोलूंगा मैं इसको, KICL, कल्याणी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये अभी हाल ही में करीबन 1900 तक गया, सॉरी 2900 तक गया था, और उसके बाद में बाजार के साथ इसमें भी करेक्शन देखने को मिला है। देखिए, कंपनी भारत फोर्ज की एक होल्डिंग कंपनी है, इसमें कई बिजनेसेस है। आप अगर वैल्यूएशन देखो तो ये ऑलमोस्ट 80% डिस्काउंट पे चल रही है। मुझे लग रहा है कि ये वापस आपको 2900 तक दिखा देगा। और जैसे मैंने कहा, लो वॉल्यूम काउंटर है, और डाउन साइड इसमें बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा आपको। नीचे ऊपर दोनों तरफ ही 100 रुपए ये मूवमेंट करता है जनरली, तो इसको लीजिए, आई थिंक सेफर बेट है। दूसरा काउंटर रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। देखिए, आज जो भी रिजल्ट्स हमने एचडीएफसी के देखे और आईसीआईसीआई वगैरह जितने भी बैंक्स के आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक उभर करके बाहर आने वाला है। और 1100, 1050 से लेके 1100 का इसका टारगेट आप आराम से लेके दिमाग में चल सकते हो। और ये सब मैं शॉर्ट टर्म के लिए ही बोल रहा हूँ, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म नहीं। कल्याण इन्वेस्टमेंट तो हो सकता है कि मार्केट रिकवर होते ही आपको टारगेट मिल जाए। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा लंबा समय ले सकता है, लेकिन एकदम सेफ बेट है। ठीक है, कल्याणी इन्वेस्टमेंट और आईसीआईसीआई बैंक, लोग खुश होंगे। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक 900 साढ़े 900 की रेंज में है, और कहीं ना कहीं बाजार अगर थका हुआ है तो उसके पीछे आईसीआईसीआई बैंक का भी कहीं ना कहीं योगदान है। लेकिन मौका अच्छा है, 3 महीने में 1100 रुपए तक के टारगेट्स, ये विवेक की तरफ से। नीतिश, आपकी लिस्ट में कौन से शेयर हैं, आप क्या खरीदने की या फिर क्या बेचने की सलाह दे रहे हैं, बताइए। देखो, मैं एमएनएम के साथ बेचना पसंद करूंगा। कंडीशनल सेल होगा 1565 के नीचे हम लोग इसमें बारी करेंगे। हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन डेली चार्ट के ऊपर बन रहा है,
और यहाँ पे मैं 1520 के टारगेट के लिए चलूंगा, 1580 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। दूसरा जो ट्रेड होगा वो होगा मेरा एशियन पेंट का। एशियन पेंट में हमें कंडीशनल बाय करना होगा 3065, ये लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है तो भी हम लोग इसमें बाय करेंगे। 3030 इसका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 3150 हमारा पहला टारगेट होगा, और अगर ये 3150 को निकाल देता है तो फिर हम लोग बड़े टारगेट के लिए मतलब 3300 ये टारगेट के लिए प्लान करेंगे। एशियन पेंट में हमें कैश में बाइंग करना है, और एमएनएम में थोड़ा सा मैं पोजिशनल बिकवाली करने की राय दूंगा फ्यूचर्स के साथ जाना। ठीक है, एशियन पेंट्स बाय, एमएनएम सेल, ये दो शेयर नीतीश की तरफ से भी। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। विवेक जी और नीतीश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और बाजार के साथ साथ तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में आज इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। कर निवेश खुद की हिम्मत में